एक्सरसाइज 5.4 फोकस आपका होना चाहिए क्वेश्चंस 1 से 28 और फिर ये 41 से 44, ठीक है। इनको फिलहाल अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 28 तक और ये जो 3-4 सवाल इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये आपकी इंटर की एफएससी की रिवीजन है काफी हद तक। इसी तरीके से 5.5 में भी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 से 50 तक, ये खैर 1 से 50 ही करने हैं, ये भी आपके एफएससी की रिवीजन है काफी। अच्छा जी, सबसे पहले तो चीजें रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके लिए, जी इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज इंटीग्रेशन? जिन लोगों ने पहले पढ़ा है, जी इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फाइंड इंटीग्रल्स कह सकते हैं सर इसको? ठीक है, लेकिन वो तो डायरेक्टली उसी का मतलब आसान मतलब हो जाएगा ना, फाइंडिंग जी सर। इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल होता क्या, मैं ये पूछ रहा था। मतलब व्हाट इज इंटीग्रल, व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, यस सर। ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन हो, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, तो हम वहां से कैलकुलेट करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो हमने दो मेथड्स पढ़े हैं। एक मेथड पढ़ा है इस तरफ जाना, इसका नाम है डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है इसका नाम है डेरिवेटिव, जिसमें हम फंक्शन गिवन है और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और अगर हम इसका उलट कर दें कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो और हम वापस फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, तो हम इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो ये भी एक इसका आसान मतलब है। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन whose derivative is given, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। और ये तो हो गया इसका मतलब कॉमनली इनडेफिनेट इंटीग्रल का। दो तरह की इंटीग्रेशन हमने करनी है, एक करनी है इनडेफिनेट और एक करनी है डेफिनेट। आपका जो एक्सरसाइज 5.4 और 5.5 में जो इंटीग्रेशन है, खासतौर पे 5.4 में तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जबकि 5.5 में डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो दोनों को मतलब हम समझ लेंगे, ये दोनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो इनडेफिनेट आ गया, आपको बता दी मैंने। इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन को फाइंड आउट करना। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये आप लिख लेना, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसको साथ साथ नोट कर लेना बाद में। उसके बाद अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें, तो कभी कभार हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ आता है। अच्छा, इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीग्रेशन को हम इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन। और ये किसी ना किसी फंक्शन पर अप्लाई होती है, आमतौर पे किसी फंक्शन के डेरिवेटिव पे अप्लाई होती है, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। जब भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा तो साथ dx लाजमी आएगा, या जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। तो ये न्यू कमर्स के जो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा उनके लिए इस चीज को बड़े ध्यान से करना है। जैसे डेरिवेटिव का सिंबल है d/dx, तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी ये सिंबल है कि इंटीग्रेशन साइन, उसके बाद एक फंक्शन और साथ क्या आएगा हमेशा dx, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट वाला, इसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। उसके बाद नंबर 2 है जो अभी हम यहां बनाएंगे, वो है डेफिनेट इंटीग्रल।
वो क्या चीज़ होती है? अगर सपोज कि मैं एक आपको फंक्शन का, किसी का भी फंक्शन का रफली ग्राफ बना के दिखाऊं, तो मैं ये कहता हूँ कि सपोज के ये फंक्शन का एक ग्राफ है और आपसे ये कहा जाता है कि आप x की इस वैल्यू से लेकर a से लेकर x की इस वैल्यू तक ये जो फंक्शन का ग्राफ है, मतलब सपोज कि ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप हमें ये एरिया कैलकुलेट करके दें, ये वाला। तो एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम वन एक्स वैल्यू टू अनदर एक्स वैल्यू। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं जी? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आएगा। तो सपोज करें कि ये एरिया है ए, कैपिटल ए रिप्रेजेंट्स द एरिया। तो ये एरिया क्या होगा? ये एरिया इस डेफिनेट इंटीग्रल से आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है जिस पर लिमिट्स अप्लाई की गई हो एक्स की। एक्स कहाँ से कहाँ तक है? तो एक्स कहाँ से कहाँ तक है? एक्स है ए से लेकर बी तक, और आगे क्या आएगा? फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो आज हमने पढ़नी है, जिसका एक डेफिनेट आंसर आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। नंबर 2, हमारा जो फोकस है आज का 5.4 का, वो डेफिनेट इंटीग्रल पे है, जिसमें एक हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले 5.4 के लिए हमने जो आज बेसिकली इकट्ठा ही फोकस करना है, एक्सरसाइज 5.4 को भी और 5 को भी। तो सबसे पहला रूल जो हम यूज करते हैं वो है पावर रूल। जैसा कि डेरिवेटिव में पावर रूल यूज करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन में भी पहला रूल है पावर रूल, जिसमें एक्स की कोई ना कोई पावर आ रही होती है, एक्स की पावर एन और डी एक्स साथ लाजमी आना है। अच्छा, अब एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। तो आमतौर पर इंटीग्रेशन में हम डेरिवेटिव का उलट करेंगे। डेरिवेटिव में हम x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पावर साइड पे आती है, पावर को एक कम करते हैं। यहाँ पर हम पावर को एक बढ़ाते हैं n+1, और उस बढ़ाई हुई पावर पर डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, तो उलट हो गया ना। वहां पर पावर साइड पे आती थी, मल्टीप्लाई होती थी, और पावर को एक कम करते थे। तो यहाँ पे तो उलट कर दिया कि n+1 पावर में ऐड कर दिया और उस पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके सामने एक्सरसाइज में नजर आ जाएंगी। और जिस तरह से डेरिवेटिव पर डेरिवेटिव कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता, इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा कि डेरिवेटिव कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगा, वो ऐसे ही आ जाएगा। तो एक कुछ चीजें याद करने वाली हैं, मतलब ये तो जनरलाइज रूल हो गया। अब जो चीजें आपने याद करनी है, इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें, वो कौन कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले किसी भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? सी डी एक्स जी। तो अगर मैं ये कहूँ कि कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होनी, अच्छा ये सी क्या चीज है? ये कांस्टेंट हर दफा आना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। जब भी इंटीग्रेशन पर लिमिट्स नहीं होंगी तो एंड पे आंसर के साथ आपने +c लिख देना है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होनी, ये आ जाएगा c, बल्कि हम इस कांस्टेंट को चेंज कर लेते हैं क्योंकि c बार बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो अगर मैं इसको चेंज कर जी, यहाँ हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, a भी कर लेते हैं, इसको a कर लेते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट a है, तो बल्कि मैं इसको आपको एग्जांपल ही देके बताता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर कर इसकी समझ आए कि सपोज ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी? अगर 5 कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? तो 5 पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होनी। ठीक है, कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। अब उसकी जगह पर हम लिखेंगे 1, 1 बच गया ना किसी भी जगह पे। तो अब आप ये बताएं मुझे कि 1 किसका डेरिवेटिव है? एक्स का। एक्स का। तो इसीलिए 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी जी? एक्स हो जाएगी। 5 लिखा हुआ था बाहर, तो साथ आ जाएगा x + c। तो बजाय कि आप ये वाला स्टेप करें, आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 0 नहीं होती। ठीक है जी, ये जो मैं बातें अभी बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जहन में रखना है। तो 5 का डेरिवेटिव होता है 0, लेकिन 5 की इंटीग्रेशन क्या होती है? 5x। ठीक है, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर यही कांस्टेंट किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मिसाल के तौर पे अब यही आ गया 5x, तो क्या होगा? तो भी सेम वही बात होगी, 5 ने ऐसे ही रहना है, इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई होनी है?
इंटीग्रेशन अप्लाई होनी है x पे, और x की इंटीग्रेशन क्या होती है? अब x की पावर आ रही है 1, तो इस पर लग जाएगा पावर रूल, ये वाला। तो पावर में क्या ऐड कर देंगे, x की पावर में ऐड कर देंगे, उसी पे डिवाइड कर देंगे, प्लस c आ जाएगा। ठीक है जी, जिन लोगों ने पहले इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी उनके लिए ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या यूज किया जी, सबसे पहले क्या डिफाइन किया, पावर रूल एक्सरसाइज 5.4 के लिए। ठीक है, पावर रूल बार बार यूज होगा एक्सरसाइज 5.4 के लिए, तो इस चीज को ध्यान में रखें। अब मैं एक दफा जरा देख लूं पहले इसमें क्या क्या चीजें। 5.4 में आपका सारा फोकस है पावर रूल पे, उसके बाद जो चीजें आनी है मैं आपको वो बता दूं। अब जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने जो डेरिवेटिव्स थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उनको उलट कर देना है, तो इंटीग्रेशन बन जाएगी। अब अगेन न्यू कमर्स के लिए मैं आपको पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि मिसाल के तौर पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी? कॉस होता है ना। देखो अब मैं आपको इंटीग्रेशन की डेफिनेशन जस्टिफाई करके बताने लगा हूं। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो इसीलिए कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसीलिए कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो आपने कहना है साइन एक्स है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि कॉस डेरिवेटिव किसका है, साइन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। अगर आपको कभी कोई फार्मूला भूल जाए तो आपने क्या सोचना है कि ये जो चीज यहाँ लिखी हुई है फंक्शन, ये डेरिवेटिव किसका है, तो वहां से अपनी चीज क्लियर हो जाएगी कि ये डेरिवेटिव किसका है जी, कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन का। तो इसीलिए कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया है। नंबर 2, आपने पढ़ा कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। माइनस साइन, यस सर। माइनस साइन, ये होता है जी माइनस साइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपसे साइन की इंटीग्रेशन पूछी जाएगी माइनस आना चाहिए। तो माइनस आना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये मैंने माइनस यहाँ नहीं लिखा इस जगह पे, तो वो ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। ये तो हो गया लॉजिकल आंसर, मतलब इसकी डेफिनेशन से। वैसे कैसे याद करना है, वैसे आप इस तरह से याद करें कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, लेकिन साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस साइन, लेकिन कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन। ठीक है जी। अब तीसरा हमने क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट। जी टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी, एनीवन? सेकंड स्क्वायर एक्स सर। सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सिर्फ उलट कर रहा हूँ इन फार्मूलास को और कुछ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ जी उसामा या फरहान, इसका मतलब क्या हुआ, इधर से मैं इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या बनाऊंगा सेकंड स्क्वायर एक्स, जी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो जवाब आ रहा है मैं उसी की इंटीग्रेशन लूंगा ना। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, ये तो हो गया डेरिवेटिव का प्रोसेस। इधर से मैं वापस आऊंगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का प्रोसेस। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होगी टेंजेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, टेंजेंट एक्स प्लस सी आ जाएगा। मैं आपको ये बड़े आसान तरीके से ये बता रहा हूँ ताकि जो लोग खासतौर पे न्यू कमर्स हैं उनको ये चीजें क्लियर हो ये जाए। हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा उलट लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा अभी तक। अभी तक हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का सर, हाँ जी डेरिवेटिव सबसे का जी ऑपोजिट इंटीग्रेशन है ना। बस सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। ये याद करो, ये आप लोगों को याद नहीं है चीजें ये। यस सर। कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। तो माइनस तो इसका मतलब क्या हुआ का इंटीग्रेशन होगा कोट एक्स। जी, अगर मैं माइनस के बगैर लिखता हूं तो वो माइनस में उस तरफ लिखूंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होगी माइनस कोटेंजेंट एक्स। नहीं स्क्वायर नहीं आना ना, स्क्वायर नहीं आना, स्क्वायर तो उधर आ गया ना। ठीक है, यस सर, यस सर। मैं राइट साइड पर बात कर रहा हूँ, साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट। ठीक है, इनकी बात हो रही है। लेफ्ट पे कुछ भी आएगा जो उनका डेरिवेटिव होगा लेफ्ट पे वही आ जाएगा।
अच्छा, उसके बाद पांचवा आ गया डेरिवेटिव ऑफ जी सीकेंट। यस सर। जी सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सी को 10। secant x tan x नहीं secant x जी tan x। सीकेंट टेंजेंट, यस सर, ठीक यही है, तो बोला। सीकेंट टेंजेंट। और उलट होगा कि सीकेंट टेंजेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अगर ये इंटीग्रेशन में आ गए तो इनकी इंटीग्रेशन क्या होगी जी? सीकेंट एक्स, ठीक है, क्योंकि ये सीकेंट का डेरिवेटिव है। और लास्ट फार्मूला बनेगा 6th वन फॉर कोसेकेंट। जी डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इज माइनस कोसेकेंट कोटेंजेंट। इसी वजह से जो इंटीग्रेशन है कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स की, वो क्या होगी? वो होगी माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये सिंपल हमने क्या किया कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स याद किए हुए हैं उनको उलट करके लिखा, क्योंकि ये 5.4 में बार बार आनी है चीजें, ठीक है। अब एक खास बात, ये जो हमने पावर रूल लिखा था, ये पावर रूल n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है। ये जो हमने लिखा था पावर रूल, इसमें n -1 नहीं होना चाहिए। आप में से कोई वजह बता सकते हैं इसकी? n -1 नहीं होना चाहिए। सर +1 होके 0 हो जाएगा, आंसर 0 आ वो जाएगा। तो हाँ जी, वो तो -1 +1 करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इस तरह से तो अनडिफाइंड होगा, यस। ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये -1 हो जाए, तो अगर x की पावर -1 आ जाए तो इसका मतलब ये हो कि ये 1/x होगा ना। तो अब अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए, ये एक अलग फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ कि अगर ये आ जाए तो हम x को ऊपर नहीं लेके जा सकते। ये वाहिद केस है जिसमें x ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब आप में से मुझे कोई बता सकता है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करें कि ये ऐसे हो जाता 1/x² है। आप फर्ज करने के, मैं क्वेश्चन एक और बना देता हूँ, 1/x²। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, जिनको तो पहले पता है, ये x ऊपर जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर में ऐड कर देंगे, -2 + 1 -2 + 1, ठीक हो गया। नीचे डिवाइड हो जाए। हाँ जी, x की पावर -1/-1, आंसर आ गया -1/x और प्लस सम कांस्टेंट सर c। पहले का तो log x एग्जैक्टली ये log नहीं आएगा। आपको ये सोचना है, हाँ जी, कि ये डेरिवेटिव किसका था? यस सर। 1/x। ये डेरिवेटिव था यस सर, नेचुरल log log। x का, ठीक है। तो इसलिए ये जो पहले वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये बेसिकली log x का डेरिवेटिव होता है। तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? नेचुरल log x। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी और आ जाएगा तो वो पावर रूल ही लगेगा। x जब भी अकेला डिनोमिनेटर में होगा तो पावर रूल ही लगेगा, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं लगना। यहाँ तक मैंने तकरीबन सम अप किया है एक्सरसाइज 5.4 को, जिसमें मुझे कुछ और चीजें भी नजर आ रही हैं, मैं उनको भी पहले कंक्लूड कर दूं। तो अगर मैं अब फार्मूलाज की बात करूं, यानी कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की बात करूं, तो कौन कौन से रह गए हैं? कौन कौन से रह गए हैं? यानी मैंने आपसे डिस्कस करने हैं, ये पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं, कुछ थोड़ी सी मैंने आपसे जो डिस्कस करने हैं वो करने हैं साइन की, मतलब इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, साइन की इंटीग्रेशन, कॉस, टेंजेंट, फिर इनके रेसिप्रोकल, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, और फिर इनके Yes, स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर और कोटेंजेंट स्क्वायर। जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैंने कितने फार्मूले, हमने चूंकि हम तरतीब से इसको समझ रहे हैं इंटीग्रेशन को, तो इसलिए डेफिनेटली ये उलट पुलट इसमें थोड़ा सा आ रहा है तरतीब के हिसाब से। जी तो इनमें से हमने कौन कौन से लिख दिए यहाँ पे? पहले पेज की बात की जाए तो इस पे कौन कौन सा लिखा हुआ है? देखो ना, साइन का भी हो गया डेरिवेटिव इंटीग्रेशन,
साइन की भी हो गई, कॉस की भी हो गई, ऐसे ही है, और टेंजेंट की नहीं हुई। तो अगर हम इसको जरा थोड़ा सा जरा सम अप कर लें कि इंटीग्रेशन फार्मूलाज हमने किस किस के लिख लिए हैं, तो ये बनेगा साइन का लिख लिया, कॉस का लिख लिया, टेंजेंट का नहीं लिखा, कोटेंजेंट का भी नहीं लिखा, सीकेंड भी नहीं, कोसिकेंड भी नहीं। स्क्वायर में आते हैं, स्क्वायर में हमने किस किस के लिखे हैं, सीकेंड स्क्वायर का और कोसिकेंड स्क्वायर। हमने इसमें लिखा है सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर, और हमारे पास दो अलग से थे, सीकेंड टेंजेंट और कोसिकेंड कोटेंजेंट। ये एक डिफरेंट चीज है क्योंकि ये डेरिवेटिव्स होते हैं सीकेंड और कोसिकेंड के। ये बात समझ आ रही है सबको कि अगर मैं फंक्शन वाइज आपसे पूछूं कि हमने किस किस की इंटीग्रेशन याद कर ली है, तो वो इन 12 में से 4 की हमने की है। अभी हमने इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट पढ़नी है, कोसिकेंड, सीकेंड, कोटेंजेंट, और ये जो बाकी की हमने स्क्वायर वाले लिखे हुए हैं इनकी। इनमें से ज्यादातर अभी जो 5.4 के लिए वो हमारे राइट साइड वाले हैं, वो हमारे राइट साइड वाले हैं, ठीक है। तो मैं उन पे पहले फोकस करता हूँ, यानी कि जो ये लिखे हुए बॉक्स में, इस वाले में, स्क्वायर में, ये बार बार आते हैं। अब इनके लिए ये जब भी आते हैं इंटीग्रेशन में, तो हमने क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी नंबर 1, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर आ जाए, जी एनीवन, किसी को याद हो क्या किया था आपने एफएससी में, क्योंकि ये अभी वाला टॉपिक नहीं है। साइन स्क्वायर आ जाए तो क्या करते हैं, आसान नहीं है इतना याद करना। हिंट आपको मैं ये दे सकता हूँ कि ये डबल एंगल फार्मूला यूज करना है इसके लिए। साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो डबल एंगल फार्मूला यूज करना है। 2 sin x नहीं cos वो x नहीं, है ना? नहीं वो नहीं, वो वो होता है साइन 2x का फार्मूला। जब डबल एंगल आ sin जाए, 2 ये वाला, जब यहाँ पे 2x हो, ठीक ये साइन स्क्वायर एक्स है। अब साइन स्क्वायर एक्स किस डबल एंगल फार्मूला में आता है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा समझना जी। तो वो आता है cos 2x के फार्मूला में। अब मैं पहले आपको जरा फार्मूला बता दूं कि वो कौन सा है। वो फार्मूला था cos का, असल में वो फार्मूला है cos 2x का। इसके 3 फार्मूले थे, cos यस स्क्वायर सर, एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक cos फार्मूला था square इसका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से निकालनी है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं यूज करूंगा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और 2 वहां जाके डिवाइड होगा तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस cos 2x ओवर 2। इस फार्मूले को जुबानी चाहे याद कर लो, जब भी इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर आएगा तो हमेशा यही यूज होगा। आपके पास और डिफरेंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं जब बात करूं जब अकेला साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो हमने ये काम करना है। तो इसलिए अब मैं ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा पूरा करता हूँ आपके लिए, ताकि एक आध क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाए जिन लोगों को ये चीज समझनी है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस cos 2x ओवर 2। अच्छा जी, ये जरा चीजें अलग रखनी है आपने, ये पूरी डिस्कशन है, ये फार्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूँ dx। अच्छा, उसके बाद ये 2 पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होनी क्योंकि जो 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये जो 1 ओवर 2 है इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, 1 ओवर 2 को बाहर लिख लिया, और इधर बच गया 1 माइनस cos 2x dx। जी अब इंटीग्रेशन करते हैं बारी बारी इनकी। 1 ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, हाँ जी, 1 की इंटीग्रेशन होगी जी x, माइनस cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन, ठीक है, हाँ जी प्लस साइन। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो इसलिए cos की इंटीग्रेशन होगी साइन 2x। लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये एंगल 2x आ रहा है, अगर हम यही डेरिवेटिव कर रहे होते तो क्या करते हम एंगल के डेरिवेटिव से क्या करते,
मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई डिवाइड। यस सर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पर डिवाइड। डिवाइड करना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों ही इसी एक क्वेश्चन में डिस्कस हो रहे हैं। तो एंगल के डेरिवेटिव पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। एंगल का डेरिवेटिव बनेगा 2 पे डिवाइड किया, एंगल था 2x, डेरिवेटिव में हम एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे। उलट करना है इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का। ये इसका आंसर आ गया +c, ठीक है जी। तो ये चीजें जहन में रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब अच्छा, इसी तरीके से आपने cos स्क्वायर को भी कर लेना है। सिमिलरली आपने cos स्क्वायर वाला, चाहे इसको क्वेश्चन समझ के कर लें कि आपने जो इंटीग्रेशन करनी है cos स्क्वायर की, सेम तरीके से आपने cos स्क्वायर x dx को इवैल्यूएट करना है। और फार्मूला कहाँ से इसका निकालेंगे, ये सेकंड वाले से, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। ये हमने इस तरीके से किया। cos स्क्वायर x में सिर्फ प्लस साइन आता है, मैं अगर आपको पहले बता दूं, sin स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos 2x/2 और cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x/2, तो इसलिए कोई फर्क नहीं होगा, ये आपने खुद रिपीट कर लेना है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो एंगल वाली बात है, इसको सम अप कर लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी साइन के आगे एंगल के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, सपोज के 5x आ गया, ये पावर नहीं है, एंगल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, यस सर। ठीक है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल तो जो भी हो वही आता है, एंगल 5x है 5x ही रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 5x के डेरिवेटिव से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जिस जिस चीज से आप डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में हमने उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये डिस्कशंस जितनी भी हैं अभी तक जितने हमने की हैं, ये क्वेश्चंस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़हन में रखनी है। बेसिकली हम छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मैं बेसिकली आपकी एक्सरसाइज को देख के चल रहा हूँ ताकि ये चीजें आपको करते हुए प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, अब उसके बाद एक पॉइंट ये है, अच्छा स्क्वायर की बात हो रही थी, तो किस किस का हो गया, स्क्वायर डिस्कस हो गया। ये हमारे पास, अब मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर दूं कि अभी अभी हमने रिसेंटली कौन कौन से किए हैं, साइन स्क्वायर भी हो गया और कॉस स्क्वायर भी हो गया। अब कौन सा रह गया जी, टेंजेंट स्क्वायर और कोटेंजेंट स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर भी हो गया और कॉस स्क्वायर भी हो गया। टेंजेंट स्क्वायर और कोटेंजेंट स्क्वायर, उसके लिए हमने फार्मूलाज बेसिकली पढ़े हुए हैं। पहले मैं इसको क्वेश्चन को लिख दूं, नंबर 2 नंबर 3 हो जाएगा ये, कि टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे करनी है। अब फार्मूलाज कौन कौन से पढ़े हुए हैं, फार्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं। पहला फार्मूला है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो इसको याद कर लें। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, ये मैं 1 को वहां लेके जाऊंगा तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फार्मूला हमने यूज करना है। दूसरा यूज करना है कोटेंजेंट के लिए, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए अगर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, टेंजेंट स्क्वायर वाले की, तो हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx जी। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है, एनीवन। सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव किसका है, tan x है। बिल्कुल। तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी जी, टेंजेंट एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट एक्स, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, अब आगे -1 लिखा हुआ है, -1 की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन होगी एक्स, और ये आ गया प्लस सी साथ आ गया, ठीक है जी। सिमिलरली यू कैन डू
इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, एक तो ये मुझे नजर आ रहा था, तो स्क्वायर वाले सारे हो गए। अब स्क्वायर वाले हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए, टेंजेंट स्क्वायर भी हो गया और कोटेंजेंट स्क्वायर भी हो गया। तो अगर मैं इस पेज पे वापस आऊँ तो टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी हो गई और कोटेंजेंट स्क्वायर की भी होगी। बाकी आपको टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट अभी यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। तो एक्सरसाइज 5.4 में हमने जो कुछ करना है फार्मूलाज वाइज, जिन लोगों ने पहले नहीं किया हुआ था उनके लिए काफ़ी हद तक काम हो गया है। जब सिर्फ और सिर्फ एक्स वाली टर्म्स आए उनको कोशिश करें कि अलग अलग कर दें। मैं एक आध क्वेश्चन करता हूं ताकि जो लोग नए हैं उनको चीज़ें क्लियर हो जाएं। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट सर रूल और कोशेंट रूल नहीं होता, ये भी चीज़ें में रखनी है, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे, प्रोडक्ट की जगह पे हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जी फरहान बोलो। बस सर यही बात कर रहा था, प्रोडक्ट की जगह वाली जो सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ओके सर। मैं जैसे कि आपको ये एक क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए लिमिट्स को समझना भी जरूरी है। तो ये पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं एक्सरसाइज 5.4 में कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स। तो इवैल्यूएट का मतलब है कि एक वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, 0 से 2 x इंटू एक्स माइनस 3। तो एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 3, 0 से 2 x इंटू एक्स माइनस 3। दोबारा से बता रहा हूँ, रूल नहीं है प्रोडक्ट, इसलिए क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो कोशिश करें कि एक्स वाली टर्म्स को अलग अलग करने, सबसे आसान काम, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x3/3 एक्स क्यूब ओवर 3, पावर जो में ऐड कर दिया, उसी पे डिवाइड कर दिया, माइनस इस 3 पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होनी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो ऐसे ही आएगा। x2/2 आ जाएगा। तो x की इंटीग्रेशन हाँ जी क्या हो जाएगी, x2/2, एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब ये जो लिमिट्स हैं ये अप्लाई करनी है। ये कैसे अप्लाई करते हैं, इसको यस लिखते हैं कैसे हैं, सबसे पहले ये ब्रैकेट्स लगा के या लाइनें सीधी लगा के 0 से 2। इसको पहली बात तो यस ये कि सर। लिखा ऐसे जाता है। दूसरी बात, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं आना, कांस्टेंट नहीं आना, प्लस सी, क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक एक डेफिनेट आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको पुट कैसे करना है, पहले हम करेंगे अपर लिमिट पुट x की जगह पे माइनस, फिर हम पुट करेंगे x की जगह पे 0 लोअर लिमिट, यानी यस सर। मैं पहले x की जगह पे 2 पुट करूंगा, 2 का क्यूब ओवर 8 3 माइनस 3 ओवर 2, या चले 3 इंटू 2 का स्क्वायर ओवर 2। ये मैंने सिर्फ पुट किया कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। अपर लिमिट। माइनस अब लोअर ब्रैकेट्स लिमिट। यूज करें हाँ जी, ताकि माइनस साइन का फर्क ना आए। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 का क्यूब ओवर 3 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर ओवर 2। तो अब ये ज़्यादा आसान है इसको समझना। तो ये क्या बन गया हमारे पास, फर्स्ट वाला 8/3 बन गया, माइनस ये वाला नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, -6, और ये पूरी चीज़ 0 हो गई क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, -0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -10 8/, ओवर ओके सर। माइनस, मेरा ख्याल है कि -10/3 आएगा, ठीक है, -10/3। तो आप अगर जी गौर सर। करें तो इसका आंसर एक स्पेसिफिक नंबर आ रहा है, ठीक है। यस। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। मैं एक आध और क्वेश्चन देख लेता हूँ, अभी 5 मिनट हैं, ताकि जो लोग स्पेशली नए हैं उनके लिए चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो कुछ जगहों पे एंगल्स भी चेंज आ रहे हैं, कुछ जगहों पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आध क्वेश्चन और करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23, 1 से स्क्वायर रूट 2
1 से स्क्वायर रूट 2 एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट में एस आ गया और डिवाइडेड बाय है एस स्क्वायर। जी एनीवन ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए? ds क्वोशंट रूल तो है नहीं, जब भी डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आ जाए तो क्या करते हैं? जब भी डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आ जाए तो क्या करते हैं? अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक है, याद रखना ये 1 से स्क्वायर रूट एस स्क्वायर रूट 2 अलग अलग डिवाइड कर देना है स्क्वायर पे, तो एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस इसको भी आप पावर की फॉर्म में लिख लें एस की पावर 1/2 ओवर एस स्क्वायर डी एस। ये इसका आसान तरीका है। तो ये 1 से स्क्वायर रूट 2 ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर एस स्क्वायर से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और ये 2 ऊपर ले जाए आप, ये चाहे प्लस बने माइनस बने, आपने हमेशा इंटीग्रेशन में पावर ऊपर ही रखनी है। तो ये ऊपर जाके पावर हो जाएगी माइनस, तो 1/2 माइनस 2, तो 1/2 माइनस 2 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -3/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा s की पावर -3/4 ds। नहीं जी, आसान हो गया काम। अब ये जस्ट 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? जी 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? सर x s होगी। ठीक है, x नहीं होगी क्योंकि वेरिएबल अब s आ गए, यस तो इसलिए s आएगा प्लस और इस पर पावर लगेगा, पावर में ऐड कर देंगे, इसकी पावर में ऐड करेंगे तो -3/4 + 1 विच इज 4 - 3 1/4 डिवाइडेड बाय सेम पावर 1/4 और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे फ्रॉम 1 से स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये बन जाएगा s प्लस, इसको अगर मैं थोड़ा सा जरा बेहतर पहले फॉर्म में लिख लूँ कि s प्लस ये 1/4 ऊपर जाके 4 बन जाएगा। जी -3/2 नहीं आएगा? 1 - 3/4 इज 1/4। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं किसमें, आप खुद दोबारा चेक कर लो। और यहाँ पे आ जाएगा s की पावर 1/4 और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी 1 से स्क्वायर रूट 2। अब इसमें लिमिट्स पुट कर दो, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे s की जगह पर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 + 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 की पावर 1/4 माइनस लोअर लिमिट ये दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ब्रैकेट्स वगैरह यूज करनी है, तो ये है अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 + 4 इंटू 1 की पावर 1/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा स्क्वायर रूट 2, इसको बस अब आप सोल्व कर लेना तो एक स्पेसिफिक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर ले, तब तक मैं स्क्रीन इनकी सेव करना। सर डेफिनेट और any question? इंडेफिनेट का जरा दफा बता दें। जी डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। ये जो हम आंसर निकालते हैं, ये जो हमारे पास आंसर आया है इस क्वेश्चन में, जैसे ये -10/3, तो ये -10/3 क्या चीज है? ये है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ठीक। तो ये एरिया अंडर द कर्व होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आंसर आता है वो क्या होता है जी? एरिया अंडर द कर्व ऑफ द फंक्शन x की एक वैल्यू से x की दूसरी वैल्यू तक। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट में सिर्फ वही फंक्शन आंसर में आता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा। जी एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी अटेंडेंस मिस हो गई। जी अटेंडेंस और किसी की रहती है तो बता दें सर मेरे। अच्छा जी, एक्सरसाइज 5.4 एटलीस्ट, ये मैं आपको चले ज़्यादा काम नहीं देता, लेकिन ये मस्ट नेक्स्ट क्लास से पहले ख़त्म होनी चाहिए सबकी, इसको इंश्योर करना है। 1 से लेकर 26 तक एटलीस्ट सबके क्वेश्चंस कोशिश करें कि इवन ऑड चाहे सारे ही हो जाए, क्योंकि इसकी बेसिस पे हमने आगे चलना है। जी ठीक है सर। जी जी बोलो। सर ये सेकंड लास्ट स्टेप से वो थोड़ा सा समझा दें। ठीक है, 1 मिनट।